गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे टॉपिक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th फिजिक्स का आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल। मतलब वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अफेक्ट हो सकता है या होता है। ठीक है, आपका बुक का ही टॉपिक है ये और पूरा थ्योरी टॉपिक है। बस खाली आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट का या फिर एक बॉडी का पोटेंशियल अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें आपके पास कि डिपेंडेंस ऑन द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर है जिसके अंदर चार्ज है, मतलब वो चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, तो अगर उसका चार्ज हम बढ़ाते जाते हैं, समझना किस पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं हम, कंडक्टर के चार्ज के ऊपर। मतलब एक कंडक्टर है हमारे पास, जैसे कि कोई कंडक्टर है और वो चार्ज है। ठीक है, अभी हमने इसको थोड़े से अमाउंट से चार्ज करा हुआ है। अगर हम इसका चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज के बढ़ाने के साथ साथ उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। बोले सर ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण सिंपल कारण है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर का हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअली उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर कंडक्टर पर चार्ज ज्यादा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बढ़ती जाएगी। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है मतलब उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो इससे फाइनली हमें क्या मिल रहा है कि अगर कंडक्टर पे हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है और उसके कारण क्या होगा कि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से या इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में। समझ रहे हो? देखो पोटेंशियल अगर हिंदी मतलब इसका मतलब बताओ तो इसका मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो यही पोटेंशियल कहलाता है। तो एक कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो एक कंडक्टर का पोटेंशियल अगर उस पर चार्ज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा कि कम होगा, हमें ये समझना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक कंडक्टर का चार्ज हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर ये ऐसा होता क्यों है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने कंडक्टर पे चार्ज बढ़ाया तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी। अगर उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज हो जाती है तो एक चार्ज जो कि हम इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने वाले हैं तो उसको लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा वर्क करना है इसका मतलब सीधा है कि पोटेंशियल बढ़ा हो रहेगा। ये इसका रीजन होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमने देखा है ना कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पी पॉइंट पर हमें चार्ज को लेके आना है और ला कहां से रहे हम? इंफिनिटी से। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में। इसीलिए उसका पोटेंशियल जो है वो चार्ज के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये आपकी फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। अब हम चार्ज तो छोड़ो, अब हम उसकी साइज के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कि उसकी पहला एक कंडक्टर था, उसकी रेडियस कुछ थी, फिर इसकी रेडियस हम बढ़ा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? तो आप ये समझिए कि मान लो हमारे पास पहले कोई कंडक्टर था जिसके अंदर हमने यूं समझ लो कि 5 कूलम चार्ज दे दिया। ये कंडक्टर था जिसकी कोई रेडियस थी और इसके अंदर अभी हमारे पास 5 कूलम का चार्ज हमने इसको दे रखा। मतलब अभी हम इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है 5 कूलम को 5 कूलम ही रहने देंगे। पर अब अभी हमारे पास कंडक्टर आर रेडियस करता है, इसकी रेडियस अगर हमने बढ़ा दी, चार्ज अभी भी 5 कूलम भी है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि भैया कल को एक छोटा अमाउंट या छोटा चार्ज था हमारे पास जिसकी रेडियस बहुत कम थी, उसके अंदर पूरा 5 कूलम चार्ज था, मतलब उसका पोटेंशियल अच्छा था, मतलब वो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल था। अब उसका रेडियस हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वही 5 कूलम चार्ज अभी भी उसके अंदर है तो उसका पोटेंशियल ऑब्वियसली बात है कि डिक्रीज होगा। मतलब सीधा रिलेशन है कि पोटेंशियल साइज के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब अगर आप साइज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होगा। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये पोटेंशियल चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पर अगर हम साइज को बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ गई ना कि भैया 5 कूलम या कुछ भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि थोड़ा सा चार्ज हमने 5 कूलम चार्ज एक ऑब्जेक्ट को दे रखा है,
तब उसकी रेडियस कुछ थी। अब उसकी रेडियस को हमने बढ़ा दिया, उसको एक्सपांड कर दिया, तो वही 5 कूलम चार्ज अब पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो भैया उसका जो पोटेंशियल है, ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो तो डिक्रीज हो गया ना। तो साइज ऑफ द कंडक्टर में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा डिपेंडेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर मतलब कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, उसके पास में अनचार्ज कंडक्टर को हम लेके आ जाते हैं जो कि अभी चार्ज नहीं है। तो हमें पता है, हमने ये मेथड पढ़ी है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर को हम लेकर आ जाते हैं तो इनके बीच में इंडक्शन होता है, मतलब इसके चार्ज इसमें इंड्यूस होना चालू हो जाते हैं। तो क्या होगा कि इसकी जो पास वाली सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे उसकी अपोजिट सरफेस पर आ जाते हैं। ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरुआती दौर में पढ़ी थी, और आप नहीं पढ़ी हो, अगर आपको ध्यान नहीं होता उन वीडियोस को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एक चार्ज कंडक्टर है, उसके पास में हम अनचार्ज कंडक्टर को लेके आए, तो हम क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर था, तो इसकी वजह से इसकी जो पास वाली सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी जो दूर वाली फार सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा, इस वजह से क्या हुआ है कि इसका चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ गए या फिर दोनों में इंडक्शन चालू हो गया। तो इसका चार्ज अभी तक इसका जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल अब शेयर हो गया, इसके पास भी और इसके पास भी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया ना। तो अगर प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर की बात करें तो आप इसमें भी इनवर्सली रिलेशन चलेगा कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा इसके केस में जब अदर कंडक्टर आ जाएगा, कि अदर कंडक्टर की वजह से जो मेन कंडक्टर था उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज इसके चार्ज इसमें इंड्यूस होना चालू हो जाएंगे। तो जब इसके पास जो टोटल 5 कूलम चार्ज था वो कहीं ना कहीं इधर भी शेयर हो गए, तो यूं समझ लो कि 2.5 दोनों के पास हो गए। तो भैया किसी और के प्रेजेंस की वजह से इसका तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया ना। तो वही हुआ है कि अगर कोई अदर कंडक्टर अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास आ जाता है तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। चौथा और लास्ट पॉइंट है कि डिपेंडेंस ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर, मतलब अब मीडियम की बात करेंगे तो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू KQ अपॉन R, 4πε0 लिख देता हूं मैं। Q चार्ज है अपना और R मतलब वो डिस्टेंस, सेपरेशन। ये किस केस में है कि जब हमारा मीडियम कैसा है, एयर या फिर फ्री स्पेस। कौन सा मीडियम है बच्चों? जब हमारा मीडियम क्या है, एयर है या फिर इसको बोला जाता है फ्री स्पेस, ठीक है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है। हम किसका देख रहे हैं, डिपेंडेंस ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है उसके अराउंड कैसा मीडियम है, उसके अराउंड हवा है कि कुछ और मीडियम है। तो अगर एयर है तो फॉर्मूला ये है हमारा, पर अगर वही हमारे पास कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, मतलब कोई पर्टिकुलर मीडियम हो सकता है, लिक्विड आ जाए, कोई सा पानी आ जाए या फिर कुछ भी, कोई दूसरा मीडियम आ गया हमारे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आ जाए हमारे पास, पानी आ जाए, कुछ भी है, तो कोई दूसरा मीडियम है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो हो जाता है ऐसा 1/4πε0, तो यही रहेगा। और ये जो K कांस्टेंट है उसका मीडियम, किसका, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो उसके डिवीजन में आ जाता है। आई बात समझ में? ये आपके पास आपकी बुक में भी है, तो आप उसको भी पढ़कर समझ सकते हो कि कोई बहुत ज्यादा टफ वाली चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, KQ अपॉन KR, ये K जो है ये उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं हम कि भैया ये मीडियम आ गया है, ये मीडियम आ गया है, तो अगर ये मीडियम आ गया है तो अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ये पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात से डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर कोई कंडक्टर के अराउंड अगर एयर मीडियम है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया एयर मीडियम है तो पोटेंशियल जो भी है वो ठीक है, पर अगर उसके एयर की बजाय, एयर की अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम ही आ जाए, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया या फिर इलेक्ट्रोलाइट मीडियम आ गया या वाटर मीडियम आ गया, कोई सा भी मीडियम दूसरा आ गया, तो उस कंडीशन में वो उसका फॉर्मूला ये बनता है। तो वो क्या करेगा, उस मीडियम की वजह से, मीडियम अगर आ गया है तो वो पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब ये पोटेंशियल, ये वाला जो पोटेंशियल है, जो सेकंड वाला पोटेंशियल है, ये हमेशा इससे क्या होगा, लेस होगा। इसका पोटेंशियल ये था, इसको बोल दिया मैंने V डैश, तो V डैश कब है, जब मीडियम आ गया, और ये V कौन सा पोटेंशियल है,
जब एयर था तो एयर वाला जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मीडियम, क्योंकि मीडियम वाला पोटेंशियल कम होता जाए। और क्यों कम हो रहा है? क्योंकि उसका रिलेशन जो है वो किसका है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये एक छोटी सी एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि आपके बुक में मिलेगा। उन पॉइंट्स को आप समझ लेना, लिख लेना कि कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अफेक्ट होता है। पहला था कंडक्टर में अगर चार्ज बढ़ाएंगे तब क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। साइज ऑफ द कंडक्टर की साइज अगर बढ़ाते जाएंगे तो कैसा इनवर्स रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर कंडक्टर अगर उसके पास में आ जाता है तो चार्ज इंड्यूस होगा, तो उस कंडीशन में भी रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अदर कंडक्टर उसका चार्ज अपने में शेयर कर लेगा, तो इसकी वजह से उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और कोई मीडियम अगर आ जाता है हमारा उस कंडक्टर के अराउंड में, तो उस कंडीशन में भी उसका पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि मेरे को आपको समझाना जरूरी था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं दूसरा एक छोटा सा टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार ये एग्जाम में चीजें पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। ये वाला टॉपिक है आज हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। नाम से हमें बहुत सारी चीज तो क्लियर हो जाती है। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल मतलब ऐसी सरफेस जिस पर सब जगहों पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? इक्वल है। तो इसको अगर डेफिनेशन वाइज लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रियल भी बोल सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। रियल और इमेजिनरी, समझना। देखो आपके पास बुक पे कुछ अलग डेफिनेशन हो सकती है, पर मैं जो लिखवा रहा हूं वो भी एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब अगर आप ये लिख देते हो तो कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। तो रियल और इमेजिनरी सरफेस इन रियल और इमेजिनरी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी सरफेस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विच हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, which has same potential at every point। सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है? सेम है at every point। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहा है मतलब इक्वल पोटेंशियल। तो उसको डेफिनेशन वाइज हम कैसे लिखेंगे कि रियल या फिर इमेजिनरी दोनों बोल सकते हैं, सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी सरफेस जिस पर कि सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो? सेम हो। ऐसी सरफेस हम क्या कहलाती है? हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं कि क्या है। कि मान लो कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, मतलब चलो इसको ऐसे समझते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एक पॉइंट चार्ज के थ्रू देख रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा है? हमारा एक पॉइंट चार्ज है, तो मतलब ऐसा है कि अगर ये हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के कारण इसकी एक सरफेस होगी। इस चीज को समझना। देखो ये चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमारी? हमेशा उस चार्ज से दूर, ठीक है, ये तो हम जानते ही। तो ये चार्ज है तो इसके कारण हमने एक सरफेस बना दी, ठीक है। तो ये अभी ये हटा देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मतलब चार्ज है तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगी तो वो तो कैसी होगी? उस चार्ज से दूर, ठीक है। तो अगर इसके कारण हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो एक क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। ये समझना क्या होगी? इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोले कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब है? कि सर्कुलर शेप में होगी, उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि देखो इसके अगर इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है,
उसकी वैल्यू क्या होती है भैया, हमें एक बाय डेफिनेशन पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक पॉइंट चार्ज है हमारा, तो उसके कारण जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, KQ/R होती है बच्चों। R होता है इसका यहां से यहां तक का रेडियस। तो अभी इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ये पॉइंट चार्ज है और इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो यूं बोल दो R1 है। चलो R1, ठीक है। तो ये हमारी कोई सरफेस है जिसको बोल दिया मैंने S1 सरफेस है, ये कोई सरफेस है। तो हम क्या देख रहे थे, देखो समझना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण कैसी सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। तो हमें पता है कि इस चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V1 = KQ/R1 ये होती है। और इस सरफेस को मैंने बोल दिया मान लो कोई S1 सरफेस, ठीक है। तो ये वाला जो पोटेंशियल ये V1 है यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अलावा अगर मैं इस पॉइंट पर चला जाऊं, 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 कहीं पे भी इस पूरी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर, ये सरफेस कैसी है, मैं बोल रहा हूं कि ये सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, मतलब ये कि यही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। अगर वैल्यू चेंज हो जाती तो ये पोटेंशियल की वैल्यू होती ही नहीं। तो ये अगर V1 मैंने बोला है कि KQ/R1, R1 क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो ये KQ/R1 होता है, क्यों, मतलब ये चार्ज है। तो यही पोटेंशियल इस पूरी सरफेस पर हर जगह आपको वो के वही मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसके अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरी सरफेस है जो कि इसके बाहर है, तो उस पर अगर मैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखूं, समझना बहुत छोटी सी चीज है कि ये हमारा पॉइंट था, इस पर अगर मुझे मान लो, चलो अभी इस पे समझते हम कि अगर ये हमारा कोई पॉइंट नंबर 1 था, ये अभी हमारा इसी सरफेस की बात कर रहा हूं S1 की, ये अभी S2 सरफेस बाद में बात करेंगे। ये S1 सरफेस पे इस पॉइंट पर ये सॉरी इस सरफेस पर ये हमारा कोई 1 पॉइंट था जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है ये। अगर इसी पर अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पर देखूं, मान लो अगर कोई 2 पॉइंट है हमारा, तो वहां पर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सेकंड पॉइंट पर KQ/R1 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है ना। इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल है क्या है, KQ/R1 इस पॉइंट पर। फिर इस पॉइंट पर अगर मैं देखना चाहूं पोटेंशियल तो भी वही सेम रहेगा। मतलब ये वाली बात हो गई इस सरफेस की, किसकी, S1 सरफेस की। अब अगर मैं मान लू मेरे पास कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इस वाली सरफेस पे, किस वाली सरफेस पर, इस पर, तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये पोटेंशियल अगर थर्ड वाले पॉइंट पर देखूंगा मैं, तो इस पर वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ, और यहां से यहां तक कहीं समझ लो कि रेडियस मेरे पास क्या है, R3 रेडियस है। ये जो है ये इसका रेडियस मैंने R3 बोल दिया, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट इसलिए R3 लिख दिया। अपना रेडियस मतलब रेडियस ही होती है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, R3। वही जो पोटेंशियल है यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाला हमने, क्या निकाला, V3। तो यही पोटेंशियल इस पूरी सरफेस पर सेम रहेगा। जैसे V1 पोटेंशियल था तो वो इस पूरी सरफेस पे आप जहां भी देखोगे वो सेम रहेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये V3 क्या होगा, ये हो गया। अब अगर मैं देखना चाहूं कि वर्क डन करना है, मुझे क्या करना है, देखो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इसलिए अपन क्या समझेंगे कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है वही तो हमारा पोटेंशियल होता है। ये होता है ना पोटेंशियल, क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, या फिर बोल दो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो अगर इसकी अगर हम बात करें तो हमारा वर्क डन क्या होगा, देखो समझना, यहां से वर्क डन अगर हम निकाले, वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और इंटू Q0 होगा, समझना। अभी मैं इस पहले वाले सरफेस की बात कर रहा हूं, ये तो एक खाली डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, कंफ्यूज मत होना कि बोले हमको एग्जाम में ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं, ये आप चीजें समझने के लिए खाली कि भैया हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, Q चार्ज। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, चीजों को समझना, कुछ नहीं किया है मैंने, हम पढ़ किसको रहे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। अब इन सरफेस को मैं क्या बोल रहा हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। वैसे अगर इस सरफेस की बात करो तो इसके भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो वही अगर हम कैलकुलेटिव देखें तो क्या है कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, तो वर्क डन Q0। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने 1 पॉइंट से लगाकर 2 पॉइंट तक हम पोटेंशियल को लेके गए थे। तो इस पर पोटेंशियल क्या था, V1 की वैल्यू क्या थी, KQ/R1।
ये Q0 तो वही रहेगा, मतलब Q ही रहेगा अपना, चार्ज वही है। और V पोटेंशियल क्या है, 1 का और 2 का, तो 1 का पोटेंशियल क्या है KQ R1 और माइनस उसका पोटेंशियल क्या है सेकंड वाले पॉइंट का, उसका भी सेम पोटेंशियल है। समझ रहे हो ना? देखो उसको मैं डेरिवेटिव वे में बता रहा हूं आपको, ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि भाई पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। ठीक है, अपना चार्ज क्या है, यहाँ पर Q चार्ज है, उसका वर्क डन देखेंगे तो उसमें पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हम पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल सेम होगा। तो वो कैसे होगा, देखो ये KQ बाय R1, ये KQ बाय R, एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी 0। आया बात कुछ समझ नहीं? कि अगर हम किसी एक सरफेस की बात कर रहे हैं, कोई सी भी, अगर वो सरफेस हमारी इक्वी पोटेंशियल है तो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू 0। मतलब आप चाहे इस पर, यहां पर आपका चार्ज रखा है, उसका पोटेंशियल V1 है, इसको मैं यहां ले जाऊं, ये यहां पर ले जाऊं, इसको 4 नंबर पॉइंट बोल दूं, इसको बोल दूं 5 नंबर, इसको 6 नंबर बोल दूं या 7 नंबर, ऐसे हर पॉइंट को अगर इसी पोटेंशियल सरफेस पर हम ले जाएंगे तो उस कंडीशन में हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि सरफेस हमारी कैसे होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मतलब इसको आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, मतलब वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख देता हूं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है ना, ये वर्क डन 0, इसी को मैं लिख रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge कहां से कहां तक ले जाना बच्चों, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन किसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको मैंने डेफिनेशन प्रॉपर लिख दिया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, एक चार्ज को ले जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और वो सरफेस कैसी है, मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमारा जो वर्क डन है वो कैसा आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि अगर उसी चार्ज को, जैसे मान लो ये चार्ज था अभी कौन सा पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, अगर इस 1 पोजीशन से मुझे इसको इस पर ना ले जाते हुए किसी दूसरी सरफेस पे, मतलब थर्ड वाली पोजीशन पे ले जाना, ये अभी किस पोजीशन पर है, इस S1 सरफेस पर है, और इस S1 सरफेस की इस पोजीशन पर है। इस S1 सरफेस से इसको मेरे को ले जाना है किसी पे दूसरी सरफेस, S2 सरफेस, ये दूसरी जो सरफेस है वहां पर ले जाना है, तो क्या उस कंडीशन में वर्क डन 0 होगा, नहीं, उस कंडीशन में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा चेंज यहां पर ये आ जाएगा कि ये तो 0 है हमारा। ठीक है, अब हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, 1 से 3 पर ले जा रहे हैं, तो 1 से 3 तक ले जाने में जो वर्क डन है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो 1 वाला वर्क डन तो क्या होगा, वही था हमारा जो V1 इज इक्वल टू KQ बाय R1 माइनस थर्ड वाली पोजीशन का पोटेंशियल क्या था, KQ, और वहां पर रेडियस क्या थी हमारी, R3 रेडियस थी, इंटू Q। मतलब क्या ये दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से, नहीं होंगे, इसलिए यहां पर वर्क डन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मतलब आपको अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से किसी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। पर अगर वहीं हम वर्क डन बात करें कि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्या, तो हमें वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था जब चार्ज को हम इसी सेम सरफेस पर, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो दूसरा हमारा ये पॉइंट हो गया, if you move लिख रहा है ना, हाँ, if you move a charge from one equipotential surface to another, one equipotential surface to other
इफ यू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर, देन वी हैव टू, ऐसा बोल दो, वी हैज टू डू सम वर्क, मतलब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, वी हैज टू डू सम वर्क, और इसीलिए क्या होगा, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर हम एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करेंगे तो भैया दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो 0 नहीं होगा, वहां वर्क डन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर अगर बात आ रही है सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो उस पर किसी भी पॉइंट पर आप दौड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन आपका 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आपके बुक में है दोनों चीजें। इसके पहले जो हमने पढ़ा था, एक फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल किन किन फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है, तो वो पॉइंट थे, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट ही था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, क्योंकि ऐसा 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, तो हमें डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम क्या समझते हैं कि जैसे चार्ज है, तो ये इसकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, इसके बाहर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जहां पर सब पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हो गई। तो अगर हमें सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव करना है तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा, ये वाली कंडीशन फर्स्ट वाली। और अगर एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर हमें चार्ज मूव करना है, क्योंकि दोनों सरफेस का अपना अपना पोटेंशियल है, तो उस कंडीशन में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दैट्स ऑल, ये सारी चीजें थी इक्विपोटेंशियल के बारे में। इस टॉपिक में बस इतना ही है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से सुने, थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरी लिखने में भी मजा आता है और पॉइंट ऐसे ही लिखे जाते हैं, मतलब आप कुछ भी पढ़ोगे और कुछ भी समझ जाओगे, इससे बेहतर है कि आप इन वीडियोस को प्रॉपरली देखें। आपको डेफिनेशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ ही साथ चीजें कॉन्सेप्चुअली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सेम शेप में अगर दौड़ रहे हैं तो वर्क डन 0 है, अगर एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जा रहा है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, इसलिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है कि एक ऐसी सरफेस जिसको बोला या रियल या इमेजिनरी सरफेस होती है, किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस पर कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और ऐसी सरफेस हमें क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ती है आपको चीजों आप तक पहुंचाने में, क्योंकि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको 10 बार समझा सकता था, पर यहाँ वीडियो में मैं वही चीज 10 बार रिपीट करूं। इससे बेहतर है कि आप इनको इस वीडियो से आप एक बार समझ लीजिए और उसके बाद खुद अपनी जो रेफरेंस बुक है उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, हमने कौन कौन से फैक्टर पर पोटेंशियल अफेक्ट होता है वो चीज पढ़ी, फिर डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पर या फिर इक्विटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन कैसे की हमने, वो हमने देखा। अब अगला हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।